देखिए, आज के सेशन में हमने ये सब चीज तो पहले सीख चुके हैं। तो नमपाई भी हमें पता है, पाइथन बेसिक भी हमने पढ़ लिया, पांडास भी पढ़ लिया है, और मैटप्लॉट और सीमॉन भी हम समझ चुके। अब बात आएगी एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस की। हमें डेटा को एक्सप्लोर कर, कोई भी डेटा सेट आपको मिलता है पहले आप इसको एक्सप्लोर करेंगे। तो एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस में दो एनालिसिस होते हैं, डिस्क्रिप्टिव और डायग्नोस्टिक। डिस्क्रिप्टिव पहले, उसमें हम डिस्क्रिप्टिव करेंगे, बाद में हमें कि पैटर्न समझ में आएगा कुछ या पैटर्न नहीं भी दिख रहा है तो हम डायग्नोस्टिक करेंगे, थोड़ा डीप जाएंगे और देखेंगे कि पैटर्न नहीं है तो अंदर तो पैटर्न होगा कहीं, दूसरे वेरिएबल के साथ उसको देखेंगे। तो वो चीजें हम लोग चेक करना सीखते हैं। तो आज अपन एक जनरल प्रोसेस देखेंगे कि एक्सपर्टी डेटा एनालिसिस होता क्या, क्या स्टेप्स होती हैं उसमें, पहले वो समझेंगे। इसके बाद फिर हम डिस्क्रिप्टिव और डायग्नोस्टिक दोनों एक डेटा सेट पे करके देखेंगे, और फिर हम एक केस स्टडी करेंगे। तो तीन चीजें हम लोग करने वाले हैं। इट विल टेक 4 or 5 days टोटल। देन वी स्टार्ट द मशीन लर्निंग। अपन सीडीए अभी छोड़ देंगे, कंफर्मेटरी डेटा एनालिसिस थोड़ा सा अपन टच करेंगे और इसको छोड़ देंगे। सीडीए अपन करेंगे फिर आर में, आर प्रोग्राम पर, जहाँ अच्छे से होता है। यहाँ थोड़ा सा मैं सरफेसली आपको बताऊंगा। तो अपना ईडी हो गया, सीडी हो जाएगा, और फिर प्रिडिक्टिव एनालिसिस पे आ जाएगा। तो ये आपका एक प्रकार से पूरा एनालिसिस आप लोग समझ पाएंगे, है ना। इसमें काफी कुछ स्टेटिस्टिक्स भी हम लोग बीच में पढ़ेंगे, ठीक है, कुछ थ्योरी भी पढ़ेंगे। गिर रहा है, उसको कुछ करते हैं ना। हाँ, वहां से लेते कभी कभी गिरता है। वैसे इस पे तो नहीं आ रहा, इस पे नहीं आ रहा, नीचे आ रहा है इधर। नीचे कोई ऐसा कुछ है नहीं, नहीं इधर नीचे एक स्टेप है उस पे आ रहा है, पर वहाँ छेद नहीं है। देखते हैं, करते हैं, पर भी कुछ व्यवस्था करना पड़ेगी। पाइप मिल जाता है कहीं, पाइप तो शुरू कहीं ले जाओ। क्या क्या बोला, ये लगता है ना हुआ हो गया, हुआ वो फिजिक्स, फिजिक्स का ही वो
उसका वो लगे रिपोर्ट बड़े बड़े रिपोर्ट टीचर्स कर रहे थे तो आईडी बना रहे थे बोले पढ़ी जानते स्वर्ग रुद्राक्ष रागम आदि रवि तो कंटेंट टीचर्स जी जी पूर्ण से करता है। कंटेंट साइड में कर कुछ भी चीज नहीं करेंगे तो अभी सेट हो जाओ नहीं चार दुकान में अब नहीं गिरा, अब सीधे नीचे जा रहा है। तो टिल्ट कर दिया ना थोड़ा सा। फुल सर्किट में ऐसे हो गया हम्म। एनालिसिस की हो गया हाँ। करना पड़ा ना प्रॉपर एनालिसिस भैया। क्या करा जाए उसके साथ, क्या तो वो यहाँ गिर रहा है। हम्म। वो कभी कभार गिरता है, परमानेंट नहीं गिरता है, बट समटाइम्स। आगे करना हम्म। बीमारी खतरनाक है पानी बहुत करोगे नहीं, इसमें पाइपलाइन आपकी यदि ड्रेनेज इसका सही गया है ना, जो पानी बनता है वो क्या है, पाइपलाइन कहीं ऊपर नीचे हो रही पीछे, तो वो उस कारण बेग आता है। यदि वो स्लोप सही हो ना उसका, निकल जाए बाहर। अभी क्या है कि अपन ने ये इधर शिफ्ट करवाया, पीछे था। अब वो पाइपलाइन टेम्परेरी अपन ने लगा रखी है, उसको प्रॉपर फिटिंग करवाई नहीं है, उस कारण से। देखिए इसमें, इस सीट का जो हमारा लर्निंग गोल है, अंडरस्टैंड द पर्पस ऑफ ईडीए, लोड एंड क्रिएट डेटा सेट फॉर एक्सप्लोरेशन के लिए, तो लोड करें या क्रिएट करेंगे अपन इस पे। इंस्पेक्ट सेव कॉलम्स टाइप्स एंड सैंपल्स रोज, डिटेक्ट मिसिंग वैल्यूज, डुप्लीकेट्स को डिटेक्ट करेंगे, अनयूजुअल वैल्यूज को डिटेक्ट करेंगे, एनालाइज न्यूमरिक एंड कैटेगरिकल वेरिएबल्स को एनालिसिस करेंगे, एनालाइज करेंगे, एक्सप्लोर रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स के बीच में हम लोग रिलेशनशिप पता करेंगे, क्रिएट सिंपल विजुअलाइजेशन हम इसके बनाएंगे पूरी ईडीए में, और राइट क्लियर ईडीए ऑब्जर्वेशन नेक्स्ट स्टेप। तो व्हाट इज ईडीए? एक्सपर्टी डेटा एनालिसिस, और ईडीए इज द प्रोसेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग ए डेटा सेट बिफोर मॉडलिंग। अपन कोई मॉडलिंग करते हैं उसकी, है ना, रिपोर्टिंग एंड मेकिंग डिसीजन फ्रॉम इट। ठीक है। इंटरप्रिटेशन, इसमें ईडीए हेल्प्स आंसर क्वेश्चंस लाइक व्हाट डज ईच रो रिप्रेजेंट, रो किसको रिप्रेजेंट कर रही है, विच कॉलम्स आर न्यूमरिक कैटेगरिकल, और डेट्स कौन कौन से कॉलम है, आर वैल्यूज मिसिंग और डुप्लीकेटेड, कुछ वैल्यूज उसमें क्या मिसिंग है या डुप्लीकेट है ये पता करते हैं, आर दियर आउटलायर्स के उसमें कुछ आउटलायर्स हैं, विच वेरिएबल्स सीम रिलेटेड, कौन कौन से वेरिएबल्स एक दूसरे से रिलेटेड है, संबंधित है, मतलब एक से दूसरा कनेक्ट करता है। जैसे प्रॉफिट है, वो रिलेटेड होगा क्वांटिटी और अमाउंट और सेल्स कॉस्ट से। तो व्हाट पैटर्न्स आर वर्थ इन्वेस्टिगेटिंग फर्दर, वो क्या पैटर्न हमें समझ में आ रहा है, उसको हम कैसे इन्वेस्टिगेट करेंगे, कैसे उसका डायग्नोस्टिक एनालिसिस करेंगे। ठीक है, तो ये चीजें हमें इसके अंदर देखना है। सेटअप, यू विल यूज पांडास एंड numpy, matplotlib is optional, है ना। इफ इट नॉट इंस्टॉल्ड, चार्ट सेल्स विद प्राइमरी समरी टेबल्स इंस्टेड ऑफ फैलिंग, है ना। तो हम, यदि मैटप्लॉटलिब नहीं है आपके पास, तो आप चार्ट बना लो, उसकी टेबल बना लो, टेबल समरी से चेक कर लो, है ना। इंपोर्ट पांडास इज पीडी लोड्स पांडास यूजिंग कॉमन एलियस पीडी, यूज करते हैं अपन पहले देख ही चुके हैं, मैंने इसका इंटरप्रिटेशन दिया। इंपोर्ट numpy से numpy np लोड्स numpy यूजिंग द कॉमन एलियस np, ट्राई एक्सेप्ट मॉडल नॉट फाउंड एरर, नॉट फाउंड एरर, यदि आपके पास मैटप्लॉटलिब नहीं है तो हम इसका उपयोग करते हैं। चेक्स वेदर
मैटप्लॉट अवेलेबल। पीडी डॉट सेट ऑप्शन कंट्रोल्स हाउ पांडास डिस्प्ले आउटपुट, कैसे आउटपुट को डिस्प्ले करेगा। तो यहाँ जैसे मैं इंपोर्ट पांडास पीडी एंड इंपोर्ट नंपाइज एंड, ये ट्राई मैंने इसलिए किया है कि यहाँ मैं मैटप्लॉटलिब डायरेक्ट इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब नहीं कर रहा हूँ इस पीएलटी। तो अभी मैं इसी इससे आपको करके बता रहा हूँ, नहीं होगी तो हम क्या है पांडास के आ, वो यूज करेंगे इसको करने के लिए, ग्राफ बनाने के। यदि नहीं होती तो कई बार सिचुएशन रहती। ऑप्शन डिस्प्ले मैक्सिमम कॉलम्स नन लिखा है मैंने, यहाँ 500 वगैरह जो भी डाल सकते हो आप, है ना, कितने कॉलम दिखना चाहिए। सेट ऑप्शन डिस्प्ले प्रेसिशन टू, रेंडम सीड 101 ले रहा हूं मैं। रेंडम सीड अभी जरूरत नहीं पड़ी, आगे जब डेटा क्रिएट करेंगे तब जरूरत पड़ती है ना। अब एक डेटा सेट में इसमें बना पहले समझ लें, फिर आप लोग इसको करिएगा। मैं इसमें 250 रो का डेटा बना रहा हूँ। रिकॉर्ड्स कितने रहेंगे? 250 रिकॉर्ड्स रहेंगे, है ना। इसमें डेटा फ्रेम बना रहा हूँ, कस्टमर आईडी, साइन अप डेट, रीजन, सेगमेंट, एज, ऑर्डर्स, एवरेज ऑर्डर वैल्यू, फिर सेटिस्फेक्शन स्कोर और मार्केटिंग चैनल। अब ये डेटा किससे बनाया मैंने? रेंज ले लिए 1001 से, है ना। कस्टमर आईडी 1001 से चालू करी मैंने, और उसमें एन रोज प्लस एन रोज करते गए, जितनी रो होगी वो ऐड होती चली जाएगी। ठीक है। साइन अप दैट पीडी डेट टाइम 1/1/2025 से मैंने लिया है डेट टाइम, है ना। प्लस पीडी टू टाइम डेल्टा नंपाई रेंडम रेन इंटीजर 0 to 120 साइज एन रोज यूनिट डी डे, डी फॉर डे। तो इस प्रकार से 420 जो है मैंने वो लिए हैं रैंडम रेंडिट 0 4 20 साइज एन रोज के साइज का साइज, है ना। तो उसमें डेट डलेगी टाइम डेल्टा पीडी टू। रीजन में चॉइस करा है मैंने नॉर्थ साउथ, चॉइस यानी कोई भी एक रैंडम उठा देगा। साइज एन रोज, चॉइस कंज्यूमर कॉर्पोरेट होम ऑफिस, ये 3 कैटेगरी इसमें आएंगी, है ना। सेगमेंट में एज में मैंने 38 से 11, साइज एन रोज, राउंड एज टाइप इंटीजर। ऑर्डर्स नंपाई, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन लिया है मैंने, लेमडा लिया है 5 और साइज एंड रोज। तो ये पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन बाद में बताऊंगा आपको क्या होता है। जैसे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है आपका, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन होता है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, ये थ्योरी में पढ़ाते हैं अपन सब आगे। लंबाई रेंडम गामा, ये भी एक डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो मैंने अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन यूज किए हैं स्टैटिस्टिकल इस डेटा सेट को बनाने के लिए, डेटा सेट आपको अच्छा लगे, है ना। ये अपन ने सिंथेटिक डेटा बना रहे हैं पूरा। ठीक है। अब एक और, यहां से तो डेटा बन जाएगा, इतने कॉलम बन जाएंगे, पर इसका एक कॉलम और ऐड कर रहा हूँ कस्टमर टेबल में। वो कॉलम ऐड कर रहा हूँ टोटल स्पेंड, नया कॉलम। तो ये ऑर्डर और एवरेज ऑर्डर वैल्यू के मल्टीप्लीकेशन से आएगा टोटल स्पेंड, है ना। एट इंटरनेशनल डेटा क्वालिटी इशू के लिए मैं कस्टमर एलओडी 1247 H 1782 ये मैंने इसके अंदर कुछ डाले हुए हैं कि भाई इंटरनेशनल डेटा क्वालिटी इशू के लिए मैंने ये डाल दिए। तो मैं यदि इसको आपको दिखाऊं करके पहले, तो इसको मैं क्लियर कर पाऊँ। कस्टमर आईडी बन गया 101 से, ये आपका डेट आ गया, है ना। रीजन आ गया, सेगमेंट आ गया, H 51 है, 28 है, ये सब ऑर्डर्स आ गए, नंबर ऑफ ऑर्डर्स, एवरेज ऑर्डर वैल्यू आ गया, सेटिस्फेक्शन आ गया। यहाँ पर अपना सेटिस्फेक्शन स्कोर है ना। कहीं पे मैंने नन भी दे रखा है। ईमेल मार्केटिंग ऑप्शनल, ईमेल सर्च सोशल कैसे हुआ, टोटल स्पेंड दिया हुआ है कितना, भी अपने जो लास्ट में कॉलम जोड़ा है ना, ये मैंने इसके अंदर करा हुआ है। मैंने यहाँ पे किया, इसको नेम किया है ना, लोकेशन 22 113, तो कहीं कहीं मैंने नेम कर रखा है 22 नंबर और 113 नंबर को रीजन में नेम किया है। तो रीजन में यदि यहाँ तो 22 नंबर है अभी, है ना, तो यदि 22 नंबर रखा होगा तो रीजन के अंदर नेम होगा। तो मैंने कहीं कहीं जगह मिसिंग वैल्यू भी रखी है, तो अपन मिसिंग वैल्यू का ट्रीटमेंट भी तो देखना है। ठीक है। एक जगह और नेम रखा है मार्केटिंग चैनल, सेटिस्फेक्शन स्कोर में भी नेम रखा है। आप देखेंगे सेटिस्फेक्शन स्कोर कहाँ गया है।
Okay, last question. Second last. ऊपर ऊपर वाली सेकंड लास्ट ये मान लो ये नहीं है, यही नहीं है ना। ये मैंने डेटा सेट बनाया। ये डेटा सेट आपको अलग से भी हो सकता है, CSV फाइल में, एक्सेल शीट में, और वहां से भी इसको रीड कर सकते हो लेके। फर्स्ट लुक एक डेटा, जब भी आपके पास डेटा आप रीड करते हो तो क्या सबसे पहले देखोगे? सबसे पहले हेड देखेंगे भाई उसका। शुरू के 5 ऑब्जर्वेशन, 10 ऑब्जर्वेशन, जितना आप देखना चाहो हेड के अंदर लिख दो नंबर। डिफॉल्ट में 5 देता है। अब हेड तो टॉप के 5 बताएगा और टेल बॉटम के 5 बताता है डिफॉल्ट में, पर मुझे बीच के चाहिए रेंडम। कोई भी 5 बता दे भैया, उससे मुझे सही इंफॉर्मेशन मिलेगी ना। शुरू के 5 एक पर्टिकुलर रीजन के हो सकते हैं, पर्टिकुलर चीज के हो सकते हैं, टेल के 5 कोई पर्टिकुलर उसके हो सकते हैं सॉर्टिंग में। मैं यदि रैंडम सैंपल लूंगा तो वो तो रैंडम देगा। पहला नंबर हो सकता है बिल्कुल 250 नंबर का ऑब्जर्वेशन पहले दे, फिर तीसरे नंबर का दे, फिर 50वें नंबर का दे। ऐसे करके 5 देगा मुझे, और 10 लिखूंगा तो 10 देगा। आए बात समझ में? ये चेक करना चाहिए सैंपल से। हेड और टेल तो ठीक है, लोग हेड टेल देखते हैं, पर मैं बोलता हूँ सैंपल यूज कर। हेड टोल तो जनरली लोग बताएंगे कि हेड चेक कर लेना। अरे हेड तो ठीक है, कॉलम नेम पढ़ने के लिए चेक करते हैं, कैसा डेटा टाइप है ये पता चलता है उसके, है ना। कॉलम्स नेम यदि पता करना हो, डॉट कॉलम्स। और इन्फो सोर्स डेटा टाइप्स एंड नॉन नल फॉर्म्स, तो ये सब जो भी आएंगे सिंटेक्स, ये डेटा फ्रेम के नाम के बाद लगेगा डॉट कर। तो डेटा फ्रेम का नाम मैंने यहाँ क्या रखा, कस्टमर्स रखा है। तो कस्टमर्स डॉट हेड, कस्टमर्स डॉट सैंपल, कस्टमर्स डॉट सेव, ऐसे आएगा ये, क्योंकि ये सब मेथड है ना। अब ये हेड लगाया मैंने, कस्टमर्स डॉट हेड, 5 ऑब्जर्वेशन बता रहा है टॉप के। सैंपल में बता रहा हूँ रेमबन, रेंडम स्टेट इसलिए डाल देगा, अगली बार में मुझे चाहिए तो यही सैंपल उठा के दे। रेंडम स्टेट नहीं डालूंगा तो हर बार अलग देगा, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे तो समझना है। तो ये देखिए 67 नंबर, 251 नंबर, फिर 231 नंबर, सैंपल में रेंडम उठाए ना। यहाँ तो सीक्वेंस में उठाए थे, टेल में भी सीक्वेंस में उठाता है। यदि यहाँ टेल लिखूं, नीचे से 5, भाई 0 से चालू हुआ, 251 तक का इंडेक्स है इसमें मेरे पास। ओके, ये मुझे नीचे से दे रहा है। ओके, शेप देखना चाहूंगा तो शेप ये एट्रीब्यूट है, इसमें पैरेंथेसिस नहीं है शेप में, देखिएगा लगेंगे, ब्रैकेट्स नहीं है, ये एट्रीब्यूट कहलाता है ना। 252 रोज है और 10 कॉलम्स। ये अपन ने कितने बनाई? 250, दो मैंने बढ़ाई है नीचे, है ना। ओके, तो कहाँ मैंने बढ़ाया है इसके अंदर? मैंने तो भी बढ़ाया थोड़ा। चलो बताओ, उसमें किया था 250 को बता। इन्फो में पूरी जानकारी देगा आपको। टोटल 252 एंट्रीज है, 0 से 251 तक की इंडेक्सिंग है। टोटल 10 कॉलम्स हैं, है ना। कॉलम नॉन नल काउंट कितने हैं? 252 पूरे हैं, यहाँ एक भी मिसिंग वैल्यू नहीं है। इंटीजर डेटा टाइप है, यहाँ 250 नॉन नल डेट टाइम है ना। 250 यहाँ पे दो मिसिंग वैल्यू आ गई, है ना, यहीं से पता चल जाता है। यहाँ मिसिंग वैल्यू नहीं, यहाँ पे मिसिंग वैल्यू आ गई, 14 मिसिंग वैल्यू में लगभग, है ना, 14 नहीं 24 होंगे, है ना। ये 250 है, यहाँ भी दो मिसिंग वैल्यू है, यहाँ मिसिंग वैल्यू नहीं। हमें यही पता चल जाए डेट टाइम कितने कॉलम है, फ्लट में कितने कॉलम है, इंटीजर कितने हैं, 32 बीट के, 64 बीट के, ऑब्जेक्ट यानी कैटेगरिकल कितने हैं, पता चल रहा है इसका।
मैंने एक छोटा सा इसमें टास्क लिखा था, डिस्प्ले द लास्ट 5 रोज ऑफ डेटा सेट, मैं पहले ही बता चुका हूँ पहले दिन। ठीक है। डेटा क्वालिटी चेक्स, एडीएस शुड आइडेंटिफाई डेटा क्वालिटी इशू बिफोर एनालाइजिंग, एनालिसिस कंक्लूजन आर ट्रस्टेड। भाई डेटा क्वालिटी चेक करेंगे तो इसके सिंटेक्स क्या होता है, डेटा क्वालिटी चेक किया, इज एन ए पता करो, एन ए वैल्यू कितनी है। अब इस जो है, जो भी इस फंक्शन इसके साथ शुरू होता है वो ट्रू फॉल्स में वैल्यू देता है। इस टेक्स्ट इज एन ए, तो वो ये ट्रू है, ये फॉल्स है, ये ट्रू है, ये फॉल्स, ऐसे बताएगा। पर उसका मुझे सम लिख दूंगा तो उसका काउंट देगा, ट्रू को 1 मान लेगा और फॉल्स को 0 मान लेगा। डज दैट मेक सेंस टू यू बेटा? डुप्लीकेटेड ट्रू फॉल्स में देगा, उसका सम कर लोगे तो काउंट दे देगा, है ना। एन यूनिक यानी कितनी कितनी यूनिक वैल्यूज है हर वेरिएबल, है ना। तो जिससे हमें पता चलेगा कि जो न्यूमेरिक वेरिएबल है कंटिन्यूअस कौन सा है और डिस्क्रीट कौन सा है। कम यूनिक वैल्यूज होंगी तो डिस्क्रीट होगा, और ज्यादा यूनिक वैल्यूज होंगी तो कंटिन्यूअस होगा। इज इट क्लियर? क्योंकि जो जिस हिसाब से हमें फिर स्टेटिस्टिक्स यूज करना है ना, डिस्क्रीट होगा तो मोड लेंगे, और कंटिन्यूअस होगा तो मीन या मीडियन लेंगे बेटा। वैल्यू काउंट्स, तो वैल्यू काउंट करेगा। यदि एनए के साथ आपको वैल्यू काउंट करना है तो ड्रॉप एनए फॉल्स कर देना, नहीं तो एनए को लेके वैल्यू काउंट करेगा, बिना मिसिंग वैल्यू की कितनी है वो बताएगा, है ना। Missing values and duplicates can distort summaries, inconsistent labels like waste and waste। देखिएगा, ये WEST है, बाकी ये आपका कैपिटलाइज लेटर है, मतलब प्रॉपर स्टेटमेंट, और यहाँ आपका कैपिटल है, अपर केस है। ये दो वेस्ट बना देगा हमारे लिए, हमें एक वेस्ट चाहिए। तो कैन स्प्लिट वन रियल कैटेगरी इनटू मल्टीपल कैटेगरीज। तो कस्टमर्स इज एन ए पहले मैं देख रहा हूँ सम। देखिएगा, इसमें कोई भी मिसिंग वैल्यू नहीं है, इसमें कोई मिसिंग वैल्यू नहीं, इसमें दो है, अपन ने वहां भी देखी थी ऊपर इन्फो में बता रहा था, इसमें 14 है, इसमें दो है ना। तो इसमें मिसिंग वैल्यू। अब कस्टमर डुप्लीकेटेड देखता हूँ, तो डुप्लीकेटेड में पूरी रो यदि डुप्लीकेट होगी तभी देगा, है क्या? नहीं, मैंने 24 बोला तो वो काउंट करने में मेरे से दिक्कत होगी। इज इट क्लियर? दो डुप्लीकेट है, दो डुप्लीकेट बता रहा है, डुप्लीकेटेड में एन यूनिक, तो कस्टमर आईडी 250 जो है पूरी यूनिक है, साइन अप डेट 186 है, रीजन में 6 यूनिक है, सेगमेंट में 3 है, तो ये डिस्क्रीट हुए दोनों। एज कंटिन्यूअस हो गई, ऑर्डर्स को आप चाहो तो डिस्क्रीट ले सकते हो, 14 है। आपका एवरेज ऑर्डर वैल्यू कंटिन्यूअस हो गया, सेटिस्फेक्शन स्कोर आपका डिस्क्रीट होगा, मार्केटिंग चैनल आपका डिस्क्रीट होगा, है ना। तो स्पेंड आपका कंटिन्यूअस होगा। इज इट क्लियर? और जो ऑब्जेक्ट होगा तो वो ऑब्जेक्ट के हिसाब से रहेगा। ठीक है। रीजन में वैल्यू काउंट्स देख रहा हूँ किसके कितने हैं। ड्रॉप एन ए फॉल्स, साउथ 53 है, वेस्ट में ये दो आ रहा है लिखा हुआ, नॉर्थ में भी एक नॉर्थ यहाँ लिखा है, एक नॉर्थ यहाँ लिखा है, ईस्ट में नेन 2 है मिसिंग। अब क्लीन बेसिक इशू फॉर एडीए, जब भी हम क्लीन करते हैं तो एक कॉपी बनाओ, उसको क्लीन करो, ओरिजिनल वैसे रहने दो डेटा फ्रेम। ठीक है, नहीं भी करोगे तो चलेगा, डेटा फ्रेम में आप वापस से डेटा फेच करके ला सकते हो फिर, है ना। पर बेटर होता है कि हम कॉपी करें ओरिजिनल डेटा सेट को, हम इफेक्ट ना डालें। ठीक है। तो वी डू डॉट कॉपी, ड्रॉप डुप्लीकेट्स, रिमूव एग्जैक्ट डुप्लीकेट, पूरी एग्जैक्ट डुप्लीकेट होगी ना उसको ड्रॉप करेगा। ठीक है। स्ट्रिंग स्ट्रिप और स्ट्रिंग टाइटल स्टैंडर्डाइज टेक्स्ट लेबल जो हमारे होते हैं उसको सेम उसमें लाएगा, स्ट्रिंग स्प्लिट और स्ट्रिंग टाइटल। स्ट्रिप क्या करेगा कि जो ट्रिम करते हैं ना एक्सेल में, वो ट्रिम करेगा, वाइट स्पेस हटाएगा आगे या पीछे से वर्ड। और स्ट्रिंग टाइटल यानी वो टाइटल फॉर्मेट मिलेगा, पहला कैपिटल बाकी स्मॉल।
इज इट क्लियर? ये दो फंक्शन है। फिल एन है रिप्लेस मिसिंग वैल्यू को, जिससे रिप्लेस करवाना चाहता हूँ यहाँ लिख दो। तो ये हमारे क्लीन बेसिक इशू फॉर एडीए हैं। वी ओनली वी clean only enough to make EDA meaningful. The original data set remains available if we need to audit what change. तो मैं इसकी कॉपी बना रहा हूँ, कस्टमर्स डॉट कॉपी। ये मैंने पहले भी बताया, डॉट कॉपी करके बनाऊंगा, रिफ्लेक्शन नहीं बनेगा, नहीं तो रिफ्लेक्शन बनता है। ठीक है ना? तो ईडीए के नाम से अब मेरा काम जो होगा ईडीए पे होगा। ईडीए नाम दे रहा हूँ मैं इस नए डेटा फ्रेम का। ईडीए ड्रॉप डुप्लीकेट्स, डुप्लीकेट को ड्रॉप करे और रीसेट इंडेक्स। यदि बीच में से कोई ड्रॉप किया तो दोबारा से इंडेक्स को रीसेट कर दे, वन से लेकर के सीक्वेंस, नई सीक्वेंस दे दे। ट्रू कर दिया है ड्रॉप। फिर रीजन वाला जो कॉलम था, तो रीजन में स्ट्रिंग स्ट्रिप करे, मतलब पहले तो वो व्हाइट स्पेस हटाए और इसके बाद टाइटल को, वो सबको टाइटल में कर दे, मतलब कैपिटलाइज कर दे, पहला लेटर कैपिटल बाकी के स्मॉल। रीजन में जो रीजन है एनए को अननोन से फिल कर दे। रीजन ही नहीं पता, अननोन रीजन है, एनए तो नहीं रहेगा, कुछ तो रहेगा अननोन, है ना? मार्केटिंग चैनल फिल एनए अननोन ना। सेटिस्फेक्शन स्कोर फील्ड ईडीए सेटिस्फेक्शन फिल एनए सेटिस्फेक्शन स्कोर। मीडियन जो है सेटिस्फेक्शन स्कोर हमारा जो है वो देखेंगे, मैं यहाँ बताता हूँ आपको। 5, इसकी मीडियन वैल्यू से आप मोड भी रख सकते हो। अब मीडियन से क्यों रखेंगे, मैं आपको बताता हूँ। मीडियन से नहीं रखना चाहिए इसको, वैसे तो हमें मोड से रखना है। पॉइंट में डेसिमल दिया है इसलिए अपन ने, पर सेटिस्फेक्शन स्कोर मीडियन से इसलिए रखना है भाई, डेसिमल भी आएगा ना तो वो 3 और 4 के बीच में आएगा, तो हमें पता चलेगा है इस तरफ है या इस तरफ है। नहीं तो 1 से 5 तक का स्कोर है, तो 3 वाला न्यूट्रल कहलाएगा। बोर्ड वगैरह तो सिंगल नंबर ही देगा वो। तो यदि हम मीडियन लेते हैं 3.5 है, मतलब वो राइट साइड में आ रहा है, सेटिस्फाई सेटिस्फाई। और लेफ्ट में आ रहा है तो डिससेटिस्फाई। तो मीडियन वैल्यू निकालेंगे, 50% डेटा उसकी तरफ, 50% उसके इस तरफ। मीडियन इसलिए निकाला है। तो देखते हैं। नया कॉलम बनाया, फिल कर। ये सेटिस्फेक्शन स्कोर है, नेम था, क्या कर दिया उसका मीडियन 4 उसमें फिल कर। ठीक है, क्लियर? मोड ले, डिस्क्रीट है, मोड भी ले सकते हो। ठीक है। अब ये जेने देखता हूँ कितनी, अननोन भर चुके हम सब्जेक्ट। अब सेटिस्फेक्शन स्कोर में यहाँ ये तो कॉलम हमारा काम का नहीं, इससे तो ये वाला बना लिया ना हमने। अब फील्ड में क्या आ रहा है, यहाँ तो 14 बता रहा है और यहाँ 13 बता रहा है, एक ही भरा, बाकी क्यों नहीं भरा? एक बचा है, एक बचा होगा ना फील्ड है तो, क्या? मतलब 14 थे टोटल, स्कोर भी तो 14 फील्ड हो गया, एक बचा ना। इन्हीं की जगह तो 4 भर दिया ना मैंने मोड। नहीं, इसमें अननोन थोड़ी भरा है, इसमें तो अपन ने मीडियन भरा है या मोड भरा है अभी। तो सब जगह मोड भराना चाहिए कि नहीं भराना चाहिए? जहां भी एन होगा वहां क्या भराना चाहिए, ओड मतलब 4 भरना चाहिए, वहां 4 होना चाहिए। 4 भर जाएगा तो क्या होगा, एन रहना नहीं चाहिए इसमें, मिसिंग वैल्यू। अब यह देखिए 13 बता रहे हैं, बता रहे हैं। देखते हैं क्या गड़बड़ है, वो मीडियन करें।
मोड हो सकता है काम ना कर रहा हूँ। आप देखेंगे। अभी वही कर, अभी भी 13 दे रहा है। वीडियो नहीं किया मैंने। मोड में नहीं कर रहा, मोड फंक्शनलिटी चल रही है ना। ये आपका, इसका कोई मतलब नहीं है, अब इसकी जगह ये वाला कॉलम यूज होगा ना। तो अब नल वैल्यू कहीं भी नहीं है, देखा जाए तो। चेक द क्लीन रीजन अकाउंट्स यूजिंग वैल्यू बाउंड्स, तो वही वैल्यू बाउंड्स यदि हम देखें रीजन का, तो अब सब सही हो गया ना। वेस्ट एक ही बार है, नॉर्थ एक बार, साउथ ईस्ट अननोन दो। व्हाट इट क्लीन हो गया, नहीं तो वेस्ट 2 बार दिख रहा था, अलग अलग तरीके से लिखा था। न्यूमरिक वेरिएबल एनालिसिस सब देखेंगे। द न्यूमरिक ईडीए डिस्क्राइब द सेंटर स्प्रेड एंड एक्सट्रीम्स ऑफ न्यूमरिक कॉलम्स। अब ये क्या डिस्क्राइब करता है, मैं बताऊं आप। सेंटर यानी मीन मोड मीडियम की बात करता है। स्प्रेड यानी स्टैंडर्ड डेविएशन हुआ, स्प्रेडनेस भी उसकी बात करता है। और तीसरा ये बात करता है कि एक्सट्रीम्स की, जो आउटलायर है उसकी बात करता है। इसके लिए अब मैं पहले थ्योरी थोड़ी सी आपको बताऊंगा, तो आप ये चीज समझ पाओगे, नहीं तो समझ में नहीं। ठीक है, तो स्टार्ट द थ्योरी नाउ। ठीक है, दिखा है। देखिएगा, सबसे पहले हम बात करेंगे मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ठीक है, हम बात कर रहे हैं अब यूनिवेरिएट एनालिसिस की। यूनिवेरिएट जो एनालिसिस है वो डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस का एक पार्ट है, तो मैं इसको आपको पहले एक्सप्लेन कर। जो डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस है, तो 3 भाग में डिवाइड किया हमने।
पहला यूनिवेरिएट, यूनिवेरिएट है सिंगल वेरिएबल का, हर एक सिंगल सिंगल वेरिएबल का जो हम करते हैं। दूसरा होता है बाईवेरिएट, दो वेरिएबल के बीच में रिलेशनशिप चेक करते हैं। तीसरा होता है मल्टीवेरिएट, दो से ज्यादा वेरिएबल के बीच। अब जो मेरा ये पहला वाला है, जिसको हम बात करें यूनिवेरिएट, ये हमें बताता है कि कोई वेरिएबल कितना इंफॉर्मेटिव है ना। वेरिएबल कितना इंफॉर्मेटिव है, जो वेरिएबल अच्छा इंफॉर्मेटिव उसी को लेंगे। बाईवेरिएट रिलेशन बताता है दो वेरिएबल के बीच में, उनका रिलेशन पॉजिटिव है, स्ट्रॉन्ग है, वीक है, मॉडरेट है। ठीक है। मल्टीवेरिएट की सिग्निफिकेंट है कि नहीं है, थोड़ा सा, है ना। मतलब सिग्निफिकेंट नहीं बोलेंगे हम इसको, सिग्निफिकेंट थोड़ा सा इन्फ्लुएंशियल का पार्ट हो जाता है। इसके लिए हम दूसरा कोई शब्द यूज कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट, यूनिक इंफॉर्मेशन। इसके पास ज्यादा यूनिक इंफॉर्मेशन। अब आप समझे इस बात को। जब हम यूनिवेरिएट एनालिसिस करते हैं, हमें यह पता करना रहता है कौन सा वेरिएबल कितना इंफॉर्मेटिव। यदि मान लो मैंने एनालिसिस किया और दो वेरिएबल है ए और बी, ये दोनों वेरिएबल अच्छे इंफॉर्मेटिव हैं और दोनों के बीच में रिलेशनशिप भी बहुत अच्छी है, हाईली कोरिलेटेड है। हाईली कोरिलेटेड का मतलब वो दोनों मुझे सिमिलर इंफॉर्मेशन देने वाले हैं, एक जैसी। तो मैं दोनों को क्यों लेके जाऊं, मुझे एक काउंसलर की जरूरत है मेरे इंस्टीट्यूट में, दो क्यों रखूं। एक सेंटर हेड की जरूरत है, दो क्यों रखूं। अपना खर्चा क्यों बढ़ा। आप जितने वेरिएबल एनालिसिस में आगे लेके जाओगे उतना आप उसको कॉम्प्लेक्स करोगे। जितने वेरिएबल शुरू में ही ड्रॉप कर दो, सफर के पहले जितना सामान ड्रॉप कर दो उतना सफर आपका सुविधाजनक हो जाता है ना। तो हम बहुत से वेरिएबल यहीं ड्रॉप करते हैं ईडीएम। अब ये दोनों हाईली इंफॉर्मेटिव थे, हाईली कोरिलेटेड भी। अब ए को ड्रॉप करूं या बी को ड्रॉप करूं, यहां मैं असमंजस में हूं कि इनको लेके जाऊं मेरे साथ या इनको लेके जाऊं, है ना। अब मैंने देखा इनके पास एक दारू की बोतल पड़ी है, तो किनको लेके जाऊंगा, इनको लेके जाऊंगा, इनको लेके जाऊंगा। मतलब इनके पास कुछ यूनिक इंफॉर्मेशन है जो इनके पास नहीं है। बात समझ में आया। तो हम क्या करेंगे कि ए को बाकी के रिमेनिंग वेरिएबल के साथ, बी, सी, डी, ई, बाकी जितने भी वेरिएबल है उनके साथ इनका स्कोर लेंगे और इनका कोरिलेशन चेक करेंगे। फिर बी का भी कोरिलेशन चेक करेंगे, फिर ए यहां रख देंगे, सी, डी, ई। इज इट क्लियर। अब यदि इनका कोरिलेशन हाई आता है और इसका कोरिलेशन लो आता है, तो मतलब इसका हाई आ रहा है, मतलब इसका वही इंफॉर्मेशन है जो इन सबके पास है, कुछ यूनिक नहीं है। पर इनका कोरिलेशन कम आ रहा है, मतलब इसके पास कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन है जो इनके पास नहीं है, इसलिए कोरिलेशन कम हो रहा है। दस डेट मेक सेंस। तो किसको रखना चाहिए अब मुझे, ए को या बी को। बी को रखना चाहिए, ए को ड्रॉप कर देना चाहिए। ए के पास वही इंफॉर्मेशन है जो दूसरों के पास, ए के पास एक यूनिक इंफॉर्मेशन। दस डेट मेक सेंस। तो ये एनालिसिस होता है। तो आज हम बात करेंगे यूनिवेरिएट की पहले। अब यूनिवेरिएट कैसे किया जाता है, कैसे पता करते हैं कौन सा वेरिएबल सिग्निफिकेंट है या नहीं है। ठीक है ना। सबसे पहला जो स्टेप होता है इसमें, वो होता है डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं, है ना। क्या चेक करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन। अब डिस्ट्रीब्यूशन चेक करने के दो तरीके।
एक तो मेजर है, एक स्टेटिस्टिक्स मेजर कर सकते हैं हम, और एक शेप देख सकते हैं विजुलाइजेशन के द्वारा। दो तरीके। शेप आप दो तरीके के देख सकते हैं इसमें। एक तो आप हिस्टोग्राम बना सकते हैं, कंटिन्यूअस वेरिएबल की बात कर रहा हूं अभी खाली, बाकी वेरिएबल का तो बहुत आसान है। या फिर बॉक्स प्लॉट बना सकते हैं। ये दो चीजों से डिस्ट्रीब्यूशन पता चलता है, ठीक है। और इसका एक मेजर होता है डिस्ट्रीब्यूशन में, आपको इससे समझ में नहीं आ रहा विजुअलाइजेशन, ये यार ये किस तरह का है डेटा, तो फिर हम मेजर यूज करते हैं स्क्यूनेस। क्या यूज करते हैं? अब अपन इसको समझते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन कैसे क्या होते हैं। यदि आपने उस कंटिन्यूअस डेटा का ग्राफ बनाया, हिस्टोग्राम बनाया, वो हिस्टोग्राम ऐसा आया, ऐसा हिस्टोग्राम आया, और इस हिस्टोग्राम में यदि हम देखें तो बेल शेप्ड कर्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बेल जो होती है बजाने की घंटी, वैसा कर्व बन रहा है। ये कहलाएगा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। क्या कहलाएगा? इज इट क्लियर? यदि मैं बात करूं, एक्चुअली एग्जाम में बच्चों को नंबर ऐसे ही होते हैं, कम नंबर वाले भी बहुत कम होते हैं, ज्यादा नंबर वाले भी बहुत कम होते हैं, एवरेज मार्क्स वाले ज्यादा हो, तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। एक एवरेज स्कूल की बात करो, आप बहुत बड़े स्कूल जो बहुत महंगी फीस लेते हैं वहां तो हाई साइड आता ही रिजल्ट, पर एक नॉर्मल जनरल स्कूल की बात करो तो ऐसे ही रिजल्ट होता है स्कूल में, है ना, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है। दूसरा जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, मान लो आपका ऐसा ग्राफ बन, और आपने इसका कर्व बनाया, तो इसकी टेल कहाँ है? पूंछ राइट साइड है, राइट साइड टेल है ना। भाई सीधा हाथ हमेशा पॉजिटिव कहलाता है, उल्टा हाथ नेगेटिव कहलाता है। लेफ्ट विंग, लेफ्टिस्ट, उल्टी सोच, लेफ्टिस्ट, राइटिस्ट, सीधी सोच जिनकी, आप और हम राइटिस्ट। लेफ्टिस्ट की उल्टी सोच होती है, वो डेवलपमेंट नहीं चाहेंगे, वो ये नहीं चाहेंगे, वो नहीं चाहेंगे। इधर क्लियर? तो राइट साइड टेल है, सीधा हाथ की तरफ टेल है पॉजिटिव, ये याद रखना है, बस सीधा हाथ पॉजिटिव होता है, उल्टा हाथ नेगेटिव। ठीक है, तो ये हमारा स्क्यूड है। ये क्या कहलाता है? नॉर्मल नहीं कहलाता, स्क्यूड कहलाता है। पर ये पॉजिटिव स्क्यूड है। क्या है ये? अब मान लो आपका ग्राफ ऐसा बनाओ, और इसकी यदि हम इस पे कर्व बनाएं, इसकी टेल आ रही है लेफ्ट साइड, तो नेगेटिव। इज इट क्लियर? यहां तक समझ में आया क्या पॉजिटिव स्क्यूड क्या नेगेटिव स्क्यूड होता है? अब इन तीनों की विशेषता, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड कोई भी प्लॉट होगा, ये एक्स एक्स स्केल है हमारा, मान लो एज है, तो यहाँ 18 साल से चालू होकर के 50-60 साल जो भी एज डली हुई, या यहाँ फ्रिक्वेंसी होती है वाई एक्सिस पे, ये एज वाले ज्यादा लोग होंगे सबसे ज्यादा। तो जहां बिल्कुल टिप आ रहा है, वहां से यदि मैं इसके अंदर एक परपेंडिकुलर डालूं, यहाँ पर मोड होगा हमेशा, हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी जो हुई तो मोड होगा, है ना। और ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन मोड इज इक्वल टू मीडियन इज इक्वल टू मीन, मीन को एक्स बार से रिप्रेजेंट कर, यहाँ तीनों बराबर होते हैं। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन मीन मोड मीडियन तीनों बराबर होंगे,
पर रियल टाइम सिनेरियो में ऐसा नहीं होता। ये एब्सोल्यूट नॉर्मल की पोजीशन बता। एब्सोल्यूट नॉर्मल कभी डेटा होता ही नहीं जहां मीन मोड मीडियन तीनों बराबर मिल जाए रियल टाइम। हाँ, थोड़ा सा अंतर होगा, कम अंतर है तो वो नॉर्मल की है। बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है तीनों वैल्यू में, तो वो हम बोलेंगे कि नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। हम, आप इंसान भी जो है ना, हम भी नॉर्मल नहीं है एब्सोल्यूट। हम नॉर्मल की रेंज में है कि हम पत्थर नहीं फेंक रहे दूसरे को, या रोड पे खड़े होकर गालियां नहीं बक रहे हैं, इसलिए हम एब नॉर्मल नहीं है। हम नॉर्मल की रेंज में। इज इट क्लियर? यदि हम उस रेंज को क्रॉस कर जाए तो आपको लोग पागल नहीं लगेंगे। एब्सोल्यूट नॉर्मल कोई इंसान नहीं हो सकता। हुए हैं, पर अवतार हुए। राम, श्री राम एब्सोल्यूट नॉर्मल, वो किसी स्थिति में विचलित नहीं होते। आप उनको देखोगे, रामायण पढ़ोगे, जो उनकी मूवी देखी हो, उनके एपिसोड देखे हो, तो उनका कल ताजपोशी होना है, वो मुकुट पहनाया जाना है, और रात को पता चलता है वनवास जा बिल्कुल विचलित नहीं हुई, खुशी खुशी चले गए। वो कहीं भी विचलित नहीं हुआ। सीता का हरण हुआ, वहां भी विचलित नहीं हुआ। वो एब्सोल्यूट नॉर्मल थे। ऐसे ही एक कैरेक्टर है, ओजार्क मूवी आप देखना, वो वेब सीरीज ओजार्क। उसमें जो मेन लीड एक्टर है, वो कभी भी विचलित नहीं हुआ, एब्सोल्यूट नॉर्मल की पोजीशन पे रहा। उसके सर पे बंदूक तनी हो तो भी वो कन्विंस कर जाता था, तो चले जाता अपने आप। पूरा कार्टेल निपटा देता वो, बिना गोली के, बिना बंदूक के, आपस में ही भिड़वा देता है। और एक ही चपाटा तक नहीं मार। उसकी बीवी उससे दगा कर लेती, उसको भी एक्सेप्ट कर लेता, ठीक है चल तूने दगा किया कोई बात, कहीं विचलित नहीं। मतलब वो कैरेक्टर राम को देखते लिखा गया, बाहर भी लिखा है। जिसने वो कैरेक्टर लिखा उसमें राम का उसने वर्णन किया कि राम को देख के मैंने इस आदमी का कैरेक्टर। तो एब्सोल्यूट नॉर्मल कुछ भी नहीं होता। होते हैं अवतार, होते हैं, जीसस भी रहे हैं, बहुत से रहे हैं, मुस्लिम में भी रहे हैं। देवर एब्सोल्यूट, इंसान नहीं हो सकता। तो डेटा भी कभी एब्सोल्यूट नॉर्मल स्टेज पे हमें रियल डेटा तो नहीं मिलने वाला। हाँ, थोड़ा बहुत सिमिलर वैल्यूज होगी, हम उसका उपयोग कर सकते। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जब एब्सोल्यूट नॉर्मल या नॉर्मल की हम बात कर रहे हैं, नॉर्मल डेटा होता है, तो हम मीन को कंसीडर करते हैं। जबकि सही जो सेंट्रल टेंडेंसी वो मीडियन है। मीडियन क्या करता है, डेटा को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। 50% डेटा की वैल्यू इससे ज्यादा होगी, और 50% डेटा की वैल्यू इससे कम होगी। तो यही तो हुआ ना सही पॉइंट। पर हम नॉर्मल में क्यों नहीं लेते मीडियन? मीन क्यों लेते हैं? क्योंकि मीन एग्रीगेट मेजर है, सभी वैल्यू को इन्वॉल्व करके निकाला जाता है, सबका सम करते हैं, टोटल से डिवाइड करते हैं, तो मीन आता है, सबको लेके चलता है वो। पर नॉर्मल में क्योंकि तीनों बराबर मान जाते हैं, तो हम मीडियन की जगह मीन को प्रेफर करते हैं, खाली नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। यदि स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन है आपके पास, पॉजिटिव स्क्यूड है, ये आपका मोड हुआ सबसे टॉप बिंदु से, तो मोड के बाद राइट साइड आएगा मीडियन। मीडियन हमेशा बीच में ही आता है, और सबसे लास्ट में इधर राइट में आएगा मीन। तो यदि एक्स स्केल पे देखें, इस हाइट को छोड़ देना, हाइट को करना वो तो फ्रीक्वेंसी है। तो मोड इज स्मॉलर देन मीडियन इज स्मॉलर देन मीन। एक्स स्केल को ही देखो कल, राइट साइड में बढ़ता है स्केल, जीरो यहाँ होता है स्केल, वैल्यू ऐसे में बढ़ती है। तो मीन का वैल्यू ज्यादा है मीडियन से, मीडियन का वैल्यू ज्यादा है मोड से। तो यहां यदि मैं बात करूं कि मीडियन से 50% डेटा इधर है, और 50% डेटा इधर है, पर मैं यहां पे मीन लेने की कोशिश करूं,
तो यहाँ पर डेटा 50% से कम होगा कि नहीं? ओके, तो कुछ तो इधर घुस गया होगा डेटा। और इस तरफ डेटा जो होगा मीन के, वो 50% से ज्यादा होगा कि नहीं? तो मीन क्या उनके साथ न्याय कर रहा है? नहीं कर पाएगा। स्क्यूड डेटा के साथ मीन न्याय नहीं कर पाएगा, इसलिए स्क्यूड डेटा की सेंट्रल टेंडेंसी मीन नहीं होता है, मीडियन होती है। बाकी कैटेगरी की डिस्क्रीट की फ्रिक्वेंसी, वो सेंट्रल टेंडेंसी क्या होती है? मोड होती है। वहां तो खाली मोड से खेलना है, हमें कोई दिक्कत नहीं। यहाँ दोनों की चॉइस होती है, हमारा किसको लेना है। लोग हमेशा मीन ले लेते हैं। अरे मीन निकाल लो यार। अरे डेटा तो देख लो पहले, डिस्ट्रीब्यूशन स्क्यूड है क्या है, फिर सेंटर टेंडेंसी निकालो ना कि मीडियन निकलेगा, मोड मीन निकलेगा। ये डिसाइड होता है। इसी प्रकार से यदि मैं ये मोड हुआ, इसमें मीडियन इधर आएगा और मीन इधर आएगा। मीडियन हमेशा बीच में ही दोनों कंडीशन में देखिए। तो यहाँ मीन इज स्मॉलर देन मीडियन इज स्मॉलर देन मोड। इस कंडीशन में भी यदि मैं मीडियन लेने की कोशिश करूं तो यहाँ पे 50% डेटा है, यहाँ पे 50% डेटा है, पर यदि मीन लूंगा तो यहाँ लेस देन 50 हो जाएगा, और इधर जाऊंगा तो मोर देन 50 हो जाएगा मीन से। तो ये भी नहीं, वो नहीं करता। तो इन दोनों कंडीशन में स्क्यूड कोई भी हो, नेगेटिव हो पॉजिटिव, मीडियन लेना है। नॉर्मल है, हमें मीन लेना। सीधी सी कहानी। अब बात आती है इसके मेजर। ये तो स्टेप तो हमने देख लिया है ना। मोस्टली हम हिस्टोग्राम बनाते हैं, बॉक्स प्लॉट भी बना सकते हो। बॉक्स प्लॉट में यदि नॉर्मल डेटा होगा, ये अपर विस्कर और लोअर विस्कर बराबर हो, और मीडियन लाइन बिल्कुल बीच में होगी, ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। पॉजिटिव में क्या होगा? नीचे वाला विस्कर छोटा होगा, ऊपर वाला बड़ा होगा। पॉजिटिव, क्योंकि इसको जाओ right तो कैसा दिखेगा ये? यदि इसका कर्व बना के देखो तो राइट साइड टेल आ रही है ना। अपर विस्कर यदि बड़ा है तो पॉजिटिव है, अपर विस्कर छोटा है तो नेगेटिव। सीधा सा इसका गणित है। यदि ऐसा होगा तो नेगेटिव हो जाएगा। एक आसानी से दिखा सकते हो आप डिस्ट्रीब्यूशन को देख के। कई बार डिस्ट्रीब्यूशन से नहीं हमें समझ में आती है। मान लो कोई हिस्टोग्राम ऐसा बन रहा है, अब समझ में नहीं आएगा, वहां में मेजर निकालना पड़ता है। तो मेजर जो होता है वो होता है स्क्यूनेस। जनरल रेंज ऑफ स्क्यूनेस इज -1 to 1। इससे ज्यादा भी होती है, 139 भी होती है, पर ये जनरल रेंज है। यदि 1 से ज्यादा है तो आउटलायर है, -1 से कम है तो आउटलायर है, -1 के 1 के बीच में है तो आउटलायर नहीं है उसमें, है ना। तो यहाँ इफ इट इज ग्रेटर देन 1 और लेस देन -1, देन देयर इज आउटलायर्स। इज इट क्लियर? ये आउटलायर होंगी। यदि -0.5 से +0.5 के बीच में है तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड है। यदि +0.5 से ज्यादा है तो पॉजिटिव स्क्यूड है।
यदि -0.5 से कम है तो नेगेटिव स्पीड है। समझ में आ गया? तो -0.5 से +0.5 के बीच में होगा तो आप समझ लेना नॉर्मल। तो वहां मीन निकाल। ठीक है। इससे आगे पीछे होगा तो फिर मीडियन निकाल। ठीक। समझ में आ गया? डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल क्लियर हो गया। अब आते हैं सेंट्रल टेंडेंसी पे। कल भी थ्योरी चलेगी क्योंकि आज पूरी कंप्लीट हो नहीं पाएगी, है ना? यही स्टैटिस्टिक्स है, यही कंसेप्ट है। ये कंसेप्ट क्लियर होंगे तो आप एनालिसिस कर पाओगे, टेक्निक्स लगा पाओगे। भाई ईडीए इज अ टेक्निक, पर टेक्निक के पीछे क्या काम कर रहा है? कंसेप्ट। अब यूनिवेरिएट एनालिसिस इज अ टेक्निक, पर यूनिवेरिएट एनालिसिस होगा किससे? स्टैटिस्टिक्स से ही होगा। अभी बताऊंगा कैसे पता चलता है कि ये इन्फॉर्मेटिव ये नहीं है, स्टैटिस्टिक्स बताएगी। व्हाट इट। आते हैं आगे। कौन सा कोई है? मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। अब सेंट्रल टेंडेंसी क्या होती है? जो केंद्रीय प्रवृत्ति होती है डेटा की, किस केंद्र के इर्द गिर्द डेटा है, वो सेंट्रल टेंडेंसी कहलाती है। जैसे हम अपने वार्ड में एक पार्षद को जोड़ते हैं, सब तो नहीं पहुंच जाते नगर निगम को, उसका काम तो हो जाता है। ये नाली भर रही है, नाली बनाना है, रोड बना, ये सब वही देखे। ऐसे ही वो हमारे वार्ड लेवल पे है, हम सिटी लेवल पे बात करें, स्टेट लेवल की बात करें, मतलब वो शहर के हिसाब से, शहर में वार्ड होते हैं, वो सिटी लेवल पे काम हो रहा है, वो वार्ड एम जो पार्षद होते हैं वो सिटी लेवल पे है ना? और इसके बाद आते हैं एमएलए, वो स्टेट लेवल पे काम करते हैं, उनकी एक अलग बड़ी कंसिस्टेंसी होती है, बड़ा एरिया देखते हैं तो वो स्टेट लेवल पे आपकी बातें रखते हैं। बनाए तो इसलिए जाते हैं मंत्री, इसलिए चुनते हैं हम नेता, पर वो करते नहीं कुछ चीज, वो अलग बात। चुनते हम इसलिए हैं कि हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी का ध्यान दें, पर वो अपने पेट भरते हैं। तीसरे होते हैं कंट्री लेवल पे, एमपीज होते हैं, उनकी और बड़ी कंस्टिट्यूएंसी होती है, उसमें कई विधानसभाएं आ जाती है ना? तो वो तो तीन सेंट्रल टेंडेंसी हुई कि नहीं हमारी? पार्षद हुए हमारे, एमएलए हुए हमारे, एमपीज हुए। ऐसे ही हमारे पास भी तीन सेंट्रल टेंडेंसी, मीन मॉड मीडियन, डेटा को पता करने के लिए, ठीक है ना? केंद्र, तीन केंद्र मिलते हैं हमें। अब तीनों केंद्रों के आधार अलग हैं। पहला, यदि हम मीन की बात करें, मीन एग्रीगेट मेजर है, सबको जोड़ता है, सांप लेके चलता है। लाइट गई क्या? तो पगले ने बंद करी। मीन, अरे ऐसे ही नाम रखता हूँ यार। मीन एग्रीगेट मेजर सबको लेके चलता है। यदि मैं वही बात करूं मीडियन, वो पार्टीशन मेजर है, दो पार्ट में डिवाइड करता है ना इक्वल, तो पार्टीशन मेजर कहलाता है। तीसरा मोड, फ्रीक्वेंसी मेजर है, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा वो बहुमत। अब
मान लो मैं कुछ संख्या यहाँ लिख, मिनिमम वैल्यू ये है, मैक्सिमम वैल्यू ये, इसका मीन निकाला मैंने, एक्स आया है ना। अब मैं यदि टू की जगह फोर लिखूं तो मीन सेम रहेगा, चेंज हो जाएगा? चेंज हो जाएगा ना। तो मीन इज सेंसिटिव टूवर्ड्स एक्सट्रीम, ये एक्सट्रीम वैल्यू कहलाती है दोनों कॉर्नर की। तो मीन इज सेंसिटिव टूवर्ड्स एक्सट्रीम्स, एक्सट्रीम वैल्यू में थोड़ा सा भी चेंज होगा तो सेंसिटिव है, तो मीन भी चेंज हो जाए, उसको भी तकलीफ हो जाती है थोड़ी सी, सेंसिटिव है ना। अब इसका मीडियन क्या होगा बताइए, दो से लेकर के यहाँ तक का मीडियन क्या होगा? ये 25 तक का, यहीं तक विजयनगर तो बाहर नहीं जाना, क्या होगा मीडियन? मीडियन बीच वाली वैल्यू को बोलते हैं भाई, बीच वाली वैल्यू कौन सी है? 11 मीडियन हुआ ना भैया। 50% डेटा इससे छोटा, 50% इससे बड़ा। अब मैं यदि दो की जगह चार लिखूं तो क्या मीडियन चेंज हो रहा है? नहीं हो रहा है। तो मीडियन इज नॉट सेंसिटिव टूवर्ड एक्सटेंट। मीडियन को कोई फर्क नहीं पड़ता, कहीं जाओ इधर कोने वाले, कहीं जाओ इधर कोने वाले, हमें कोई लेना देना नहीं है। बीच में मत घुसना, मत, मेरी वैल्यू चेंज हो जाएगी, मैं उधर शिफ्ट हो जाऊंगा। कॉर्नर में कुछ भी करो क्या, हाँ बीच में फंसा दोगे तो वो वैल्यू चेंज हो जाएगी, है ना। तो नॉट सेंसिटिव, और ये भी नॉट सेंसिटिव, मोड, मोड को भी फर्क नहीं पड़ता। अब कोई एक डेटा है, उसके कितने मीन होंगे, इसके कितने मीन होंगे? एक ही होगा, मीन हमेशा यूनिक होगा, एक से ज्यादा मीन नहीं हो सकता एक डेटा, है ना। तो मीन इज ऑलवेज यूनिक, वन एंड ओनली वन। मीडियन इज ऑल्सो यूनिक, एक ही होगी, दो नहीं हो सकते। इवन भी होगा तो दोनों का एवरेज लिया जाता है बीच वालों का, वो एक ही होता है। मतलब मान लो इसके यहाँ तो और नंबर है, यदि यहाँ और लिखा होता 29, तो ये और ये दोनों मीडियन, और इन दोनों को सम करते हैं तो ये कितना हो जाता है, 29 डिवाइडेड बाई 2, तो 14.5 इसका मीडियन होता। ऐसे निकाला है तो एक ही होगा ना, दो तो नहीं हो सकते। इज इट क्लियर? पर मोड एक से ज्यादा हो सकते हैं, है ना। तो मोड में बी मोर देन वन, मोर देन वन। अब मैं कैसे बताता हूं आप, मान लो 21 नंबर वाले 12 बच्चे, 25 नंबर वाले 12 बच्चे, ये मासूम है। 16 नंबर वाले 11 बच्चे हैं, 18 नंबर वाले 5 बच्चे हैं, और 45 नंबर वाले भी 12 बच्चे। तो मोड 45 भी होगा और 25 भी होगा। हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी ये है, इसको हम बोलते हैं बाई मॉडल, ट्राई मॉडल। दो मोड है तो बाई मॉडल बोले, बाई मॉडल डेटा है ना, दो मोड हो रहे हैं। इज इट क्लियर? तो ये आपको सेंट्रल टेंडेंसी समझ में आया कि क्या होता है? अपन को इसमें फार्मूले वगैरह में नहीं जाना है, वो तो सब हमारे टूल काम करेंगे। हम, हमें तो मीन लिखना है, मीडियन लिखना है, निकाल के देगा वो। हमें तो समझना है उसके पीछे का कंसेप्ट क्या है। तो ये इसलिए समझा हमने कि हम जब डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन से डिसाइड होता है कि कौन सी सेंट्रल टेंडेंसी लेना है, मीन लेना है, मीडियन लेना है। अब हम जो कल पढ़ने वाले हैं वो डिस्पर्सन पढ़ेंगे, डेटा का विचलन कैसा होता है।
एक तो डेटा का फैलाव होता है और एक इसका बिखराव होता है, जिसको बोलते हैं स्केटरनेस और स्प्रेडनेस। ये भी स्टेटिस्टिक्स में मैंने दिया, अभी तक नहीं था। मैंने अपनी किताब में लिखा, कई लोगों ने इस चीज को अप्रिशिएट किया, 20 से ज्यादा इंटरनेशनल पेपर्स ने उस थ्योरी को माना है, जर्नल्स। ये पहले था ही नहीं क्लासिक। पहले डिस्पर्सन यानी डिस्पर्स, वो नहीं जानते थे स्प्रेडनेस क्या होती है, स्केटरनेस क्या होती है। फिर मैंने इसको दो भागों में बांटा कि नहीं, एक स्प्रेडनेस होती है, कि स्केटरनेस होती है। स्प्रेडनेस होती है वो फैलाव, दो बिंदुओं के बीच का फैलाव कितना है, दो पॉइंट के बीच का फैलाव कितना है, मिनिमम मैक्सिमम के बीच का रेंज जिसको बोलते हैं, वो एक फैलाव हुआ। फर्स्ट क्वार्टाइल और थर्ड क्वार्टाइल के बीच का 50% फैलाव के साथ, और उसका भी आधा देखें तो उसको डिवाइड कर दो टू से, वो फैलाव कितना है, तो फैलाव ये हुआ। स्केटरनेस अलग होती है, कि मान लो सेंट्रल टेंडेंसी है, उससे हर पॉइंट का डिस्टेंस देख लें कितना कितना है, और उस डिस्टेंस का एवरेज ले लें, वो कहलाएगा उसका स्प्रेडनेस। उसका बिखराव कैसे, एवरेज स्प्रेडनेस कितनी है डेटा। कोई डेटा पॉइंट मीन से बहुत दूर होंगे, कोई डेटा पॉइंट मीन के करीब होंगे, ऐसे करके बहुत से डेटा पॉइंट्स हैं। तो हम डेटा, हर डेटा पॉइंट का डेविएशन देखेंगे, डिस्टेंस देखेंगे, और उसका मीन ले लेंगे, तो एवरेज डेविएशन आया कि नहीं आया, वो स्प्रेडनेस कहलाता है, वो कहलाता है बिखराव। नहीं, स्केटरनेस क्या कहलाता है, स्केटरनेस यानी बिखराव, स्प्रेडनेस यानी फैलाव। स्प्रेडनेस करके वर्ड भी नहीं है इंग्लिश डिक्शनरी, कंप्लीट। स्प्रेड अलग लिखना पड़ता है, नेस अलग लिखना पड़ता है, स्प्रेडनेस कंप्लीट वर्ड नहीं इंग्लिश डिक्शनरी। स्केटरनेस भी कंप्लीट वर्ड, स्केटर अलग लिखते हैं, नेस अलग, वर्ड ही नहीं है, क्योंकि नए जात की है, तो मैंने इजाद कर दी। मैंने कहा बिखराव को क्या बोलेंगे, फैलाव को क्या बोलेंगे, फैलाव को स्प्रेड बोलेंगे, बिखराव को स्केटरनेस बोलेंगे। और वो बिखराव और फैलाव अंग्रेज में नहीं है, तो मैंने तो नेस बताना है ना यार, एडजेक्टिव बनाना, तो नेस लगाया मैंने। तो मुझे ऐसे लिखना पड़ता है, मैंने बुक में भी ऐसे ही लिखा, स्प्रेडनेस, ऐसे ही स्केटरनेस लिखा है मैंने। ऐसे लिखना पड़ता है, अभी इन्वॉल्व नहीं डिक्शनरी, आगे कर ले, हो सकता है जब 4-5 जगह यूज होगा ही है, अगर कहीं और जगह यूज होगा तो फिर इन्वॉल्व करें। हो गया। इंग्लिश में भी कई वर्ड जो हैं वो दूसरी लैंग्वेज, वनस्पति, हिंदी वर्ड है, इंग्लिश में यूज होता है, बहुत से वर्ड यूज होता है जो हिंदी के हैं, अलग अलग लैंग्वेज, लेटिन वर्ड यूज होते हैं, स्वीडिश वर्ड यूज होते हैं इंग्लिश में, वो अलग अलग लैंग्वेज से फिर वो समाहित करते हैं। तो वो चीजें हम कल देखने वाले हैं कि डिस्पर्सन कैसे होता है, उसको अच्छे से समझेंगे। कब कौन सा मेजर लेना है डिस्पर्सन के, अलग अलग मेजर है, जैसे मीन मोड मीडियन है, वैसे डिस्पर्सन के भी बहुत से मेजर है। तो कौन सा मेजर, स्प्रेडनेस कब लेंगे, स्केटरनेस की क्या फायदा है, स्प्रेडनेस कब उपयोग किए जाते हैं, उससे क्या मीनिंग निकलता है, क्या इंटरप्रेट कर पाते हैं, ये सब चीजें समझना जरूरी है, तब तो आप एनालिसिस कर पाओगे प्रॉपर, वो स्टेटिस्टिक्स वो चीजें निकाल के, है ना। तो वो अपना कल हो जाएगा, इसके बाद कोरिलेशन पढ़ेंगे। कोरिलेशन में भी दो चीजें थी, कोवेरियंस होता है, एक कोरिलेशन होता है, कॉफिशिएंट बोलते हैं हम इसको। एक खाली कोवेरियंस होता है, और एक कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, जिसको हम कोरिलेशन भी बोलते हैं खाली। तो वो पढ़ेंगे दोनों में क्या डिफरेंस है। तो ये सब चीजें जब अपनी हो जाएंगी, फिर अपन टूल पे आएंगे, ईडीए पे। तो कल का भी अपना मोस्टली सेशन थ्योरी पे जाने वाला है, ठीक है ना। इसका मैं वीडियो का लिंक भी आपको भेज दूंगा, मेरे यूट्यूब चैनल का, जिसमें एक थ्योरी है, वही थ्योरी ही पढ़ाई है मैंने, स्टूडियो रिकॉर्डिंग है, तो आपको एक एक चीज समझ में आएगी, जैसे यहाँ पढ़ा रहा हूँ वैसे ही वहाँ पढ़ा है। कभी इन फ्यूचर में जरूरत पड़े तो आपको, बाकी तो आएगा, ये भी एलएमएस पे आ जाएगा वो वीडियो अपने, वहां तो रहेगा ही।
पर इन जनरल यदि आपको कोई चीज समझना हो तो आप वो वीडियो में देख सकते हो, कोई कंफ्यूजन हो। ठीक है। तो हाँ भाई, जय किसान उत्पल निहाल, तुम्हारा मित्र तो ऑनलाइन बैठा हुआ है। यस सर। हाँ भाई, समझ में आया। हाँ है ना। चलो ठीक है। ओके। निहाल, आप लोगों को निहाल वगैरह सब ग्रुप, निहाल एंड ग्रुप को समझ में आया। यस सर, यस सर। चलो ठीक है। कितने लोग बैठे हो आज? तीनों? तीनों ही है सर। हाँ तीनों ही है सर। तो चलो हाँ अच्छा है। सर। हाँ सर। चलो भाई, प्रेजेंट लग गई तुम लोगों की आज। जय किशन जी, आपको समझ में आया? यस सर। यस सर। चलिए ठीक है, कल अपना और थ्योरी पार्ट रहेगा और इसके लिंक मैं कल आपको शेयर कर दूंगा व्हाट्सएप ग्रुप पे। तो आप ये वीडियो वहां भी देख सकते हो, एक बार कभी आपको रिव्यू करना हो कुछ चीजें, श्योर सर। श्योर। है ना। ओके सर। ठीक। थैंक यू सर। ठीक ओके, थैंक है। यू सर। वेलकम। What